तो एक सुबह उठो और देखो आपके पड़ोसी ने आपके घर पर टैंक्स लेकर अटैक कर दिया, मिसाइल चला रहे हैं और पूरी दुनिया बैठकर देख रही है। एग्जैक्टली यही हुआ 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रशिया ने अटैक कर दिया। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा वॉर है। आपके पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, आटा महंगा हो गया, यूक्रेन का रेट गिर गया और सबसे बड़ी बात, इस वॉर के बीच इंडिया ने किसी का साथ दिया या अपना रास्ता खुद चुना। आज इस वीडियो में पूरी स्टोरी जानेंगे, कैसे ये वॉर स्टार्ट हुआ, इसकी जड़ें कहाँ से आती है और इंडिया ने अपना स्टैंड क्या रखा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, बात बहुत सिंपल लगती है लेकिन इसके लेयर्स बहुत हैं। 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन के अंदर अपनी पूरी आर्मी भेज दी, टैंक्स, मिसाइल्स, सोल्जर, सब कुछ, फुल स्केल इन्वेजन। अब रशिया तो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, न्यूक्लियर पावर और बहुत पावरफुल है। यूक्रेन उसके सामने छोटा है बट लड़ने से पीछे नहीं हटा। बट ट्विस्ट यहाँ ये आता है कि ये सिर्फ दो कंट्रीज़ की लड़ाई नहीं, अमेरिका, यूरोप, पूरा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूक्रेन की मदद कर रहा है, पैसे भेज रहे हैं, वेपन्स भेज रहे हैं और इंटेलिजेंस दे रहे हैं। रशिया अकेले लड़ नहीं रहा है एग्जैक्टली, लेकिन इसके सपोर्टर्स बहुत कम है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये वॉर इतना ज़रूरी क्यों हो गया। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। अगर आपको लगता है ये सब अचानक 2022 में स्टार्ट हुआ तो आप गलत हो। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। बात करते हैं 1991 की। उस टाइम रशिया एक बहुत बड़े देश का हिस्सा था, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर बोलते थे इसे। 1991 में वो टूट गया, यूक्रेन, पोलैंड, बाल्टिक कंट्रीज सब अलग अलग कंट्रीज बन गई। यूएसएसआर के खिलाफ एक मिलिट्री ग्रुप था नाटो। अमेरिका और यूरोप के देशों ने मिलकर इसे कोल्ड वॉर के टाइम पे बनाया था। यूएसएसआर तो टूट गया लेकिन नाटो नहीं, बल्कि वो और बढ़ने लगा ईस्टवर्ड रशिया की तरफ। यहाँ एक बात समझ लो, नाटो क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप जिसमें किसी एक मेंबर पर अटैक होता है तो सब मिलकर लड़ते हैं। आर्टिकल 5 कहते हैं इसे। रशिया को लगता है ये उसके खिलाफ है। अब आगे बढ़ते हैं। 2008 में नाटो ने एक स्टेटमेंट दिया, जॉर्जिया और यूक्रेन इवेंचुअली नाटो में ज्वाइन करेंगे। रशिया के लिए रेड लाइन थी। पुतिन ने खुलेआम अपोज किया और कहा यह हमारे लिए खतरा है, नाटो हमारे बॉर्डर के पास नहीं चाहिए। लेकिन ये बात यही नहीं रुकी। 2013 से 14 के बीच यूक्रेन में एक बवाल हो जाता है। उस टाइम की वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं यानुकोविच, रशिया के करीब होते हैं। 2013 में यूरोप के साथ एक डील रिजेक्ट कर दी। लोगों ने बड़े प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन फरवरी 2014 में यानुकोविच भाग गए। नई गवर्नमेंट आती है जो यूरोप की तरफ झुकी होती है और फाइनली मार्च 2014 में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। रशिया ने क्रीमिया, यूक्रेन का जो हिस्सा था पेनिनसुला, उस पर कब्जा कर लिया। रेफरेंडम कराया, आप लोग रशिया को ज्वाइन करना चाहते हो? लोगों ने कहा हाँ। ये बहुत कंट्रोवर्शियल था, पूरी दुनिया ने इसे इलीगल बताया। सैंक्शंस लगना शुरू हो गए रशिया पर। साथ ही ईस्टर्न यूक्रेन में डोम्बस रीजन बोलते हैं इसे, रशियन स्पीकिंग जो लोग थे उन्होंने भी अलग होने की कोशिश की। फाइटिंग चालू हो गई, सीज फायर की कोशिश होती है। यूक्रेन और रशिया साथ बैठते हैं, दोनों में बातचीत होती है। मिन्स एग्रीमेंट तक साइन होता है 2 बार, सितंबर 2014 में और फरवरी 2015 में। लेकिन बात नहीं बनती, दोनों ने फॉलो नहीं किया। 2014 से लेकर 2022 तक डोम्बस में छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती है। यूएन के मेंबर के हिसाब से 14,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं इस बीच। अब 2021 के एंड तक रशिया ने यूक्रेन के अंदर 1 लाख से ज़्यादा आर्मी भेज दी। पूरी दुनिया देखती रह गई होने क्या वाला है। रशिया ने नाटो को अल्टीमेटम दिया, यूक्रेन को मेंबरशिप मत दो, अपने मिसाइल्स हटाओ ईस्टर्न यूरोप से। नाटो ने कहा नहीं, ये हर कंट्री का अपना खुद का डिसीजन है। फिर 21 फरवरी 2022 पुतिन डोनेट्स्क और लुहांस्क को, डोंबस के जो हिस्से हैं, उनको इंडिपेंडेंट कंट्रीज मान लेता है। बेसिकली उनको यूक्रेन से अलग कर देता है ऑफिशियली। बस फिर क्या, 24 फरवरी 2022 सुबह 5 बजे रशिया यूक्रेन पर हर तरफ से अटैक कर देता है। नॉर्थ से कीव जो यूक्रेन का कैपिटल है, ईस्ट से डोंबस की साइड और साउथ से ब्लैक सी साइड। शुरू में रशिया को लगता है वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन यूक्रेन बहुत मजबूती से लड़ता है। अमेरिका उनको वेपन्स देता है, जॉवलिन मिसाइल्स, हिमार्स रॉकेट और ड्रोन्स, जिसके बाद रशिया को कीव से पीछे हटना पड़ता है। लेकिन ईस्टर्न यूक्रेन और साउथ में वो कब्जा कर लेते हैं। ये 3 साल तक चलता है। कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, लाखों सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर कोई नहीं बताता। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ये वॉर हुआ क्यों? देखो, अगर आप पुतिन से पूछोगे तो कुछ और बताएंगे, यूरोप और अमेरिका से पूछोगे तो कुछ और कहेंगे। हम दोनों साइड की बात करते हैं अनबियास्ड।
पहला पॉइंट, नाटो का डर। रशिया का कहना है 1991 में जब यूएसएसआर टूटा था तो नाटो ने प्रॉमिस किया था वो एक्सपेंड नहीं करेगा, लेकिन पोलैंड, बाल्टिक स्टेट, रोमेनिया ये सारे नाटो को ज्वाइन कर गए। यूक्रेन भी अब नाटो में ज्वाइन करने वाला था, जिसका मतलब रशिया के बॉर्डर के बिल्कुल पास नाटो के मिसाइल्स आ जाते। वेस्ट और यूक्रेन का कहना है रशिया को वीटो पावर नहीं मिल सकता यूक्रेन के डिसीजन पर। यहाँ एक बात समझ लो, सिक्योरिटी डायलेमा। जब कोई देश अपनी सिक्योरिटी बढ़ाता है नाटो को ज्वाइन कर तो दूसरा देश भी अपने वेपन्स बढ़ाता है और ये सर्कल चलता रहता है। एग्जैक्टली यही हुआ रशिया और नाटो के बीच। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, यूक्रेन की आइडेंटिटी का कंफ्यूजन। यूक्रेन जो अंदर से डिवाइडेड था, वेस्टर्न यूरोप की तरफ झुका हुआ था, ईस्टर्न यूक्रेन रशियन स्पीकिंग, रशिया अटैच। 2014 तक यूक्रेन ऐसे ही अटका रहा बीच में। 2014 के बाद यूक्रेन ने क्लियर किया वो नाटो ज्वाइन करेगा और यूरोप भी, जिसके बाद रशिया को लगा ये उसके लिए लॉस है क्योंकि रशिया यूक्रेन को अपना हिस्टोरिकल पार्ट मानता था। इसमें क्रीमिया भी आग भड़काने से पीछे नहीं हटा। जैसा कि आपको पता है 2014 में रशिया ने क्रीमिया ले लिया, जहां उसकी ब्लैक सी फ्लीट है, स्ट्रैटेजिकली बहुत क्रिटिकल। यूक्रेन कभी माना नहीं, लेकिन रशिया ने कहा यह हमारा है और ये मुद्दा अनसॉल्व रह गया। इस दौरान जो यूक्रेन में छोटी छोटी लड़ाइयाँ चल रही थी, सेपरेटिस्ट वर्सेस यूक्रेन आर्मी, 14,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। मिन्स एग्रीमेंट साइन हुआ, सीज फायर की कोशिश हुई, लेकिन फेल। दोनों ने एक दूसरे को ब्लेम किया और एक पुराना वादा टूट गया। एक्चुअली हुआ ये था कि यूक्रेन ने अपना न्यूक्लियर वेपन दे दिया था, जिसके बदले अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन ने सिक्योरिटी गारंटी दी। लेकिन जब रशिया ने 2014 में क्रीमिया ले लिया तो ये गारंटी टूट गई और यूक्रेन को लगा अब कोई नहीं बचा। दिसंबर 2021 में टेंशन पीक पर थी। रशिया ने नाटो से सीधा कहा मेंबरशिप मत दो यूक्रेन को, ईस्टर्न यूरोप से अपने ट्रूप्स हटाओ। लेकिन नाटो ने कहा नहीं, ये हर कंट्री का अपना खुद का डिसीजन है। जिसके बाद रशिया ने ट्रूप्स लगा दिए बॉर्डर पर, डिप्लोमेसी फेल और फाइनली 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर अटैक कर दिया। सोचो ये रियल थ्रेट है या यूक्रेन को कंट्रोल में रखने का बहाना। अब आता है असली ट्विस्ट, इस वॉर का असर किस पे और कितना हुआ। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार 29% इकोनॉमी क्रैश कर गई। 60 लाख से ज़्यादा लोगों को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ गया। जहां विंटर्स में रशिया ने पावर प्लांट उड़ा दिया। इमेजिन करो -10 डिग्री टेम्परेचर विद नो इलेक्ट्रिसिटी, नो हीटिंग, सिविलियन फ्रीज हो गए। 524 बिलियन $500 चाहिए इस पावर प्लांट को दोबारा बनाने के लिए। इस वॉर का असर एक छोटा सा देश और पूरी जनरेशन ट्रोमा में। इस वॉर का रशिया पे क्या असर होता है? वेस्ट ने सोचा सैंक्शंस लगने पर रशिया गिर जाएगा, स्विफ्ट बैन, टेक बैन, यहाँ तक यूरोप से गैस बंद कर दिए। लेकिन रशिया ने क्या किया? चाइना और इंडिया को ऑयल बेचना स्टार्ट किया, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पर। अल्टरनेटिव रूट निकाले। मिथ टूट गया कि सैंक्शंस लगने पर कोई भी देश तबाह हो सकता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग प्लेयर, इंडिया। वॉर शुरू होते ही अमेरिका और यूरोप चाहते थे पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ खड़ी हो जाए। इंडिया पर भी काफ़ी प्रेशर आया, लेकिन इंडिया ने अपना रास्ता खुद चुना और 2 मार्च 2022 को यूएन के असेंबली में वोटिंग होती है। 141 देश रशिया को कंडेम करते हैं, 5 सपोर्ट करते हैं और 35 अब्सटेन करते हैं। इंडिया ने भी अब्सटेन किया। इंडिया की स्ट्रैटेजी सिंपल थी, ऑटोनोमी, मल्टी अलाइनमेंट, सबका दोस्त, किसी का गुलाम नहीं। और फिर 16 मार्च 2022 मोदी जी का स्टेटमेंट। मोदी ने पुतिन के सामने कैमरेस पर सीधा बोल दिया, आज का युग युद्ध का युग नहीं है। जहां दूसरे देशों ने अपने सिविलियंस को दूसरे देश में छोड़ दिया था, वहां मोदी जी ने ऑपरेशन गंगा चलाया और 22,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, ये स्टूडेंट ज़्यादातर मेडिकल फील्ड से थे, वहां से इवैक्यूएट किया। फाइनल बात, ये वॉर सिर्फ टैंक्स और मिसाइल की नहीं थी, नैरेटिव की थी। जहां रशिया कहता है नाटो ने धोखा दिया, यूक्रेन कहता है हम अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, और वेस्ट का कहना है डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। तो सच्चाई कहीं बीच में। इंडिया ने वही किया जो उसे ठीक लगा, किसी के प्रेशर में नहीं आया, अपना रास्ता खुद चुना। एक और बात, सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा देख रहे हो जिसमें एक साइड को हीरो और दूसरी साइड को विलन, तो ये फेक वीडियोस और मैनिपुलेशन से दूर रहो, सोर्सेज चेक करो, थिंक क्रिटिकली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को बताओ और कोशिश करो इस वीडियो को स्प्रेड करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।